नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सनोडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने समाजीकरण के बारे में पढ़ा हुआ था। इसके कारक कौन कौन से हैं, इसकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सारी बातों को हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ था। ठीक, मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई समाजीकरण के सोपान कौन कौन से हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समाजीकरण के सिद्धांत या सामाजिक अधिगम के सिद्धांत। समाजीकरण का मतलब होता है भाई, मैंने बताया हुआ था, समाज के नियम सिद्धांत मानक को सीखना, अर्थात सामाजिक अधिगम। अधिगम तो हमारे पास बातें आई हैं समाजीकरण और साथ साथ में सामाजिक अधिगम। तो इसे हम देखेंगे कि एक बिंदु है सामाजिक अधिगम, जिसमें हम लोग समाज के नियम, नैतिक आचार विचार आदि को सीखने का प्रयास करते हैं। वो एक बिंदु हमारे पास मिला। अब देखते हैं साहब, इसमें एक चित्र प्रकार का जो बना हुआ है वही यही बात आपको बताने का प्रयास करते हैं। भाई समाजीकरण में हम लोग इस प्रकार से बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ बातें एक नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो सामाजिक अधिगम या समाजीकरण का मतलब क्या था कि समाज के नियम, मानक, मूल्य आदि को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। तो सामाजिक अधिगम होता कैसे है, इस संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। समाजीकरण के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। पहला आता है दुर्खीम साहब का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व किसने दिया? तो बोलेंगे दुर्खीम साहब ने। एक दूसरे अगला मिलेगा हमको कूले का अहम का सिद्धांत। अहम, ठीक। अगला फिर मिलेगा मीड का सामाजिक वातावरण का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है ये। सिगमंड फ्राइड साहब का ईड, ईगो, सुपर ईगो, इदम अहम पराहम का सिद्धांत। और फिर मिलेगा पराहम। फिर आता है हरलमन का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत। और फिर कहते हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो, ये सिद्धांत हमारे सामने अलग अलग रूप में है और सबका कहना है कि भैया समाजीकरण कब हुआ माना जाएगा। ये बात कहती है किसी व्यक्ति का समाजीकरण कैसे होता है या कब हुआ माना जाएगा, ये दोनों बातें आती हैं। तो पहला देखते हैं हमारे दुर्खीम साहब का कहते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में दुर्खीम साहब ने कहा हुआ है कि व्यक्ति जब समूह के बातों को सीख लेता है और उन बातों को प्रचार करना शुरू कर देता है तो उसे कहते हैं हम लोग सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। व्यक्ति जब समूह का प्रतिनिधित्व करेगा मतलब उन नियमों, मानकों में वो परिपक्व हो चुका है। कल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था गायत्री परिवार वाला, याद कीजिए आप लोग, गायत्री परिवार। तो ये क्या परिवार था? तो बोले जब आप इसके सदस्य बनते हैं तो धीरे धीरे कुछ बातों को सीखते हैं और सीख करके पूर्ण कब हो जाएंगे? कुछ मात्रा में आप लोगों को बहुत सारी बातें बताते भी हैं। बोले क्या बातें बताएंगे भैया? कि भैया हमारे गायत्री परिवार में ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, हम यहाँ गए थे, हमने ये सीखा। जब ये बताना शुरू कर देते हैं आप कि भैया हमारे यहाँ ऐसा होता है, मतलब उस प्रकार के जो यहाँ था आपका, जो समूह था आपका, उसमें आपका समाजीकरण हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से बात करें, जब व्यक्ति समाज में रहता है तो वह सामाजिक नियमों को सीखता है और सीखने के पश्चात उसमें धीरे धीरे पारंगत होता है, परिपाक की अवस्था आती है। मतलब व्यक्ति में जो कल 3 चरण बताए थे, मैंने सोपान बताए हुए थे। पहला कौन सा था आपका? प्रसरण, यथार्थीकरण और तीसरा परिपक्वता। तो जब वो परिपक्वता की अवस्था में जाएगा तो ऑटोमेटिक अपनी बातों को सामने वाले को बताएगा। जब बताना शुरू कर दिया मतलब सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामाजिक प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जब व्यक्ति सामाजिक प्रतिनिधित्व करेगा इसका मतलब यह है कि उसका समाजीकरण हो चुका है, ये मान लिया जाएगा। अगली फिर बात करते हैं समाजीकरण अहम के अनुसार में, मतलब अहम का सिद्धांत है कूले महोदय के अनुसार में। ये कहते हैं भैया कूले महोदय कि व्यक्ति में एक तो होता भैया अहम ज्ञान होता है या आत्म चेतना होती है। उसके पश्चात होती है हमारे पास कौन सी? सामाजिक चेतना। और सामाजिक चेतना के साथ साथ हमारे पास आती है जन चेतना। 3 प्रकार की चेतना बताई, कौन कौन सी भैया? एक आत्म चेतना, दूसरा सामाजिक और तीसरा आता है जन। आत्म चेतना का मतलब होता है अपने आप को जानना, मैं क्यों हूं, किस लिए हूं, क्या कारण है मेरा, क्या उद्देश्य है ये। सामाजिक चेतना मतलब समाज में मेरी स्थिति क्या है, समाज किस लिए है, वगैरह वगैरह। और यहाँ जन का मतलब होता है हमारे आसपास जो विद्यमान संपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में बात करना। तो कूले महोदय कहते हैं सामाजिक चेतना में व्यक्ति के आत्मज्ञान का अधिक महत्व होता है। वहीं कूले ने कहा हुआ है कि आत्मज्ञान, जो आत्म चेतना होती है वह स्वयं का दर्पण है। आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ मिरर फॉर अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, ये स्वयं का दर्पण बताया गया है। ठीक, वही बात करेंगे सामाजिक ज्ञान व चेतना
का हमारे जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है और इसी आधार पर हम लोग अपने आप की स्थिति को जानते हैं। बोले जब आत्म चेतना का ज्ञान हो जाए, सामाजिक चेतना का ज्ञान हो जाए और जन चेतना का, तो मतलब व्यक्ति का समाजीकरण हो चुका होता है। वो अपनी परिस्थिति को, अपनी कंडीशन जो होती है, अपने सिनेरियो को वो समझ जाता है भैया हमें कहाँ किस प्रकार से फिट होना है। फिर आता भैया अगला मीड का सिद्धांत, इसे कहते हैं सामाजिक वातावरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर केवल आपको नाम याद रखना है। मीड ने क्या सिद्धांत की बात की है, तो सामाजिक वातावरण। बोले जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है एवं महत्वपूर्ण होती है। किसी भी व्यक्ति की जैविक प्रकृति जो होती है समाजीकरण हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है, उसमें आत्मा का विकास हो, अपने आप के जो हमारे पास बिंदु है उसका विकास हो। इसके साथ ही व्यक्ति अन्य लोगों के बारे में सोचना शुरू करता है, और जब इसे अन्य लोगों के बारे में जानना सोचना शुरू करेगा, इसे कहेंगे सोशल अवेयरनेस। और सोशल अवेयरनेस की प्रक्रिया तभी संभव हो पाती है जब समाजीकरण हो चुका होता है। तो समाजीकरण की इस प्रक्रिया को यहाँ पर सोशल अवेयरनेस के माध्यम से बताया हुआ है। अपनी स्थिति समाज में जो होगी वही सेम सिमिलर है थोड़ा सा अहम का सिद्धांत और मीड का सिद्धांत। तो यहाँ पर उसे बोला हुआ हमारे पास अहम का सिद्धांत, जागरूकता, या हमारे पास में समान सोच समझ का सिद्धांत जैसे बोल सकते हैं हम लोग। बोले मीड के अनुसार में सामाजिक वातावरण का कहा गया है कि सामाजिक वातावरण का ज्ञान जब हो जाएगा तब समाजीकरण मान लिया जाएगा। अगली बात करते हैं, हमारे सिगमंड फ्राइड साहब आते हैं। वो कहते हैं समाजीकरण के सिद्धांत में ईड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत किसने बोला हुआ है? सिगमंड फ्राइड साहब ने। इन्हें मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया का या मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ईड क्या है भैया? तो इदम, अहम और पराहम, ये तीन प्रकार के बिंदु मिलते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। यहां पर इनका सिगमंड फ्राइड साहब ने हमारे एक जो इनकी बहुत सारी ऐसी बातें आती तब उन्होंने कहा हुआ है अपनी किताबों में, मैंने आपको बताया हुआ था, इसके बारे में चर्चा भी किया हुआ था। ठीक, यहां देखते हैं सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने ईड, ईगो और सुपर ईगो के आधार पर कार्य करना शुरू कर देता है तो मतलब उसका समाजीकरण हो चुका होता है। ईड मतलब क्या है भैया? अंतर मन में उठने वाले जो भाव होते हैं, ईड, अभी मैं ये करना चाहता हूं। ये भाव हमारे सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। अंतर मन में उठने वाले भाव, चाहे आप इनको पूरा करें या ना करें, वो कहलाते कौन से? आपके ईड। तो एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि अंतर मन में दमित इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो ईड कहा जाता है। प्रश्न आएगा, किसने बोला है? हमारे सिगमंड फ्राइड साहब ने बोला हुआ है। अगला फिर आता है ईगो। तो ईगो का मतलब होता है कि ईड के अनुसार जब व्यक्ति कार्य करना शुरू कर देता है, जो हमारे अंतर मन में व्यवहार आए थे, विचार आए थे, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर देगा, तो वो कहलाता क्या? ईगो। ठीक, जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से दिया हुआ है, आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अभी चाहिए। आई नीड टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट, बोले मुझे कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा इसे प्राप्त करने के लिए। ये बात हमारे पास आती है। तो वैसा परफॉर्म करने का प्रयास करना ये ईगो कहता है। और सुपर ईगो कहता है कि ये मानसिक तर्क वितर्क करता है, यार ये करना सही रहेगा नहीं रहेगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यदि मैं इसे परफॉर्म करूंगा तो कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, लोग क्या कहेंगे। ये सारे गलत और सही के आधार पर जब आकलन करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग सुपर ईगो। और जब व्यक्ति सही गलत का आकलन करने के पश्चात में जब सारी बातें सोच लेगा, यार मुझे करना चाहिए इस बात को, या इस प्रकार की व्यवहार को परफॉर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहां पर हम कहते हैं सामाजिकता का विकास हो चुका होता है। ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि सामाजिक आधार पर सही है या गलत है। जब गलत होगा तो हम लोग नहीं करेंगे इस बात को, और जब सही रहेगा तो उस व्यवहार को अपना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बरसात का सीजन चल रहा है, आप पैदल पैदल जा रहे थे, एक कार वाला आता है और एकदम से आपके ऊपर क्या करता है, वो जो कीचड़ था वो उछाल करके चले जाता है, तेजी से निकल जाता है। आपका दिमाग खराब, मन हुआ गोली मार दूं इसको। बंदूक थी, आपने सीधे गोली मार दिया, मन हुआ गोली मारने का। सही है गलत है नहीं पता, ये क्या था? ईड। मन लिया मार देना चाहिए, तो गोली बंदूक निकाला, बंदूक भी थी आपके पास में, सीधे मार दिया आपने। ये क्या था? आपका ईगो था। सुपर ईगो कहता है यार मारूंगा, ठीक बच गया, फिर मुझे मारने आ जाए, मैं यदि मार दिया सही मर गया तो मुझे जेल हो जाएगी। ये जाते सोचना शुरू कर देते हैं आप, जेल हो जाएगी, हमारे कानून इसकी अनुमति नहीं देता है, वगैरह वगैरह सारी बातें। ये कहलाता आपका सुपर ईगो था। ईड, ईगो, सुपर ईगो। जैसे कि व्यक्ति हमारे पास, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, एक चॉकलेट हमारे सामने है, मन हो रहा है यार चॉकलेट खाना चाहिए, ईगो जाते हैं चॉकलेट खाकर थोड़ी सी खा के जाते हैं। फिर आपका सुपर ईगो कहता है भैया नहीं चॉकलेट नहीं खाना है, इसमें फैटी वगैरह होते हैं, मैं डाइट पर हूँ वगैरह वगैरह, चॉकलेट के क्या परिणाम होंगे, ये सोचना शुरू कर देते हैं आप। ये सोचना शुरू किया मतलब क्या था? सुपर ईगो था।
ऐसे ही जब सामाजिक व्यवहार के बारे में जब आप सोचना शुरू करते हैं तो कहलाता कौन सा, सुपर ईगो। यहां हमेशा सही कराने की बात करता है, तो जो गलत व्यवहार होते हैं उसे रोक देता है, जो सही व्यवहार होते हैं उसे परफॉर्म कराने देता है। तो गलत सही कौन सा था, समाज के द्वारा अनुकूल जो थे वो गलत सही व्यवहार थे, नैतिकता के आधार पर जो आए हुए वो सही गलत थे, और इनको आपने परफॉर्म किया, मतलब क्या बन गया आपका, सुपर ईगो वाली कहानी है। तो सुपर ईगो, तो जब व्यक्ति सुपर ईगो के आधार पर सोचना शुरू कर देता है, व्यवहार करना शुरू कर देता है, मतलब इसका समाजीकरण हो चुका होता है, ऐसा माना जाएगा। समाजीकरण कब हो जाएगा, जब आप सुपर ईगो के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं। ईड मतलब मन हुआ, अभी कुछ करना है, ये तो पशु भी करते हैं, वही होता है ना, अभी जानवरों को मन हुआ खाने का, खा लिया भाई, क्या रखा उसमें, प्लास्टिक है क्या खा रहा नहीं पता उसको यहाँ पर मैं। लेकिन सुपर ईगो वो समझ में आया यार, प्लास्टिक सोचना शुरू कर दे जानवर, प्लास्टिक है, खाऊं कि नहीं खाऊं, चलो थोड़ा सा खा के देख लेते हैं, थोड़ा सा खा के देख लें, ईगो था, खा के देखूं या खाऊं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, जानवर ही सोचने लगेगा, सुपर ईगो रहेगा इसमें। अलग अलग कंसेप्ट हमारे पास रहेंगे यहाँ पर में, ईड, ईगो, सुपर ईगो के, ठीक, क्लियर। इससे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ईड मन में दबे हुए जो भाव आते हैं, कई बार परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारी बातें जो हो जाती है वो कहलाते हैं ईड। व्यवहार को जब आप परफॉर्म कर देते हैं, ईगो। सही गलत का फैसला लेकर जब आप ऐसे परफॉर्म करते हैं तो सुपर ईगो है, और सही गलत के बारे में सोचना, यही तो समाजीकरण है, किसने बोला, सिगमंड फ्राइड साहब ने, ठीक। मुझे उम्मीद है क्लियर होगा आपको ये। अगला चलते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट आता है हरलमन का सिद्धांत व्यक्तित्व संबंधी। व्यक्तित्व, इनकी किताब थी सामाजिक संरचना एवं व्यक्तित्व विकास, ये किताब का नाम है यहाँ पर में। तो समाजीकरण की प्रक्रिया कब संपूर्ण होती कहा जाता है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व जब उस रूप में डेवलप हो जाए, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यक्तित्व, तो उसे बोलेंगे समाजीकरण हो चुका है। जैसे एक व्यक्ति काला कोट पहनता है, बस हो गया, आप दूर से देखकर सोचेंगे यार वकील होगा। जब आप उसके पास जाते हैं, बोलते भैया ऐसा ऐसी बातें हैं, क्या होना चाहिए, बोलता है अभी मैंने काला कोट ऐसे ही पहन लिया, पार्टी में आया था। तो आपने जो वकील संबंधी उसका व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा, नहीं, काला कोट उसके नॉर्मली पहना हुआ था, लेकिन काला कोट नॉर्मली एक ऐसा टाइप में चल रहा है, और फिर एग्जैक्टली आपको केस के बारे में सजेशन देता है, आंतरिक बाह्य दोनों बातें। ये कहता है आपका वकील के समूह में, समाज में उसका समाजीकरण हो चुका मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से डॉक्टर जो था, कोई स्टेथोस्कोप डाल करके ऐसे बैठा हुआ है, मतलब डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो वो बातों को परफॉर्म कर रहा है, जैसा इलाज करना, तो उसका समाजीकरण वहां हो चुका है, ऐसा कहा जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति वैसा व्यक्तित्व को धारण कर लेगा, वैसा बन जाएगा, आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी, तो उसका समाजीकरण हो चुका होगा, ऐसा माना जाएगा, ऐसा हरलमन साहब कहते हैं, ठीक। अगला आता है इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वो हमारे पास मिलेगा किसका, बेंडूरा साहब का बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट। 1961 से 63 के दौर में किया हुआ था बोबो-डॉल मॉडल। बच्चों को उन्होंने कलेक्ट किया, लगभग यहां पर थे कितने, 72 बच्चे, 72 बच्चे थे इन्हें आपके, जिसमें 36 बच्चे बॉय थे और आपके 36 बालिकाएं थी। इनको इन्होंने एक प्रकार से टेस्ट करना शुरू करते हैं, और उस आधार पे कुछ मात्रा में क्या करते हैं, वो एक रिजल्ट निकालते हैं। बोले क्या रिजल्ट है, देखते हैं यहाँ पर मैं। तो बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब ये हैं, ठीक। तो 24 बच्चों जो थे यहाँ पर मैं, 12 बच्चे बालिकाएं, 12 बच्चे बालक थे, उनको रखा यहाँ पर मैं, और उनमें इनको दिखाया गया एग्रेसिव रोल मॉडल रखे गए। ऐसे हथौड़े थे, मतलब कि ऐसे मॉडल सामने रखे गए थे जिसमें आपका अग्रेशन हो, गुस्सा प्रकार की आक्रामकता जिसमें हो। एक जिसमें थे शांत प्रकार के थे, नॉन एग्रेशन था, और कुछ हमारे पास कंट्रोल ग्रुप थे, नो कोई मॉडल नहीं थे यहाँ पर में। जब इन बच्चों को बाहर लाया गया और उनके सामने खिलौने रखे गए, तो उन्होंने क्या किया, जिनको एग्रेसिव मॉडल दिखाया गया था वहां पर वो लोग एग्रेसिव प्रकार के खिलौनों को चयन करते हैं, जैसे मारने हथौड़े वाले था, कुछ और चीजें, धनुष बाण थे, बंदूक थे। तो इन बच्चों ने उन प्रकार के हथियारों का चयन किया, खिलौनों का। जिन बच्चों को कुछ अच्छी बातें दिखाई गई, जैसे आपकी डॉल वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीजें थी, झुंझुने वगैरह हैं, तो वो उनका चयन करते हैं। इसी प्रकार से ये लोग अलग चयन करते हैं, दोनों चीजों को चयन नहीं किया इन लोगों ने। तो यहां पर ये बात पर पहुंचे हुए हैं 72 बच्चों को लेकर के कि भैया ये जो बच्चे हैं, लगभग ये बच्चे कैसे थे, 3 से 6 वर्ष के थे। कितने थे यहाँ पर में, 3 से 6 वर्ष के बालक थे, समानता कुछ अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे लेते हैं। तो इसे कहा गया बोबो-डॉल मॉडल। बोबो-डॉल मतलब कि ये मॉडल हमारे पास था, उसमें बच्चे जो ऐसे थे एग्रेसिव प्रकार के डॉल थी, कुछ हमारे पास में आपके लड़ने वाले थे, कुछ शांत प्रकार के थे, ऐसे अलग अलग प्रकार के जीवन संबंधी व्यवहार थे यहाँ पर में। तो उस आधार पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कहते हैं भैया कि कनाडा के विद्वान थे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। बोले सोशल लर्निंग का जो प्रिंसिपल है किसने दिया है, तो इन्होंने दिया हुआ कहा है।
तो ये पहुंचते क्या है इस निष्कर्ष पर में, बोले बालक व्यवहार का अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? जो व्यवहार दिखाया जाएगा वैसा अनुकरण करेंगे। मॉडल व्यवहार दूसरों को समान व्यवहार करने का संकेत देते हैं। जो आदर्श व्यवहार होगा दूसरों को वैसा करने के लिए क्या करते हैं? संकेत देते हैं। तो जो हमारे पास में यहाँ वाले बच्चे थे वो इनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए परफॉर्म होते हैं। जिन्होंने ये इनको करते हुए देखा, अच्छा लगा तो इनको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिनको ये अच्छा लगा इनको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अगला फिर देखते हैं, मॉडल व्यवहार समान तरीके से व्यवहार करने में अधिगम करता है। जो लर्नर्स होते हैं तो इस दौरान में समझ आने वाली बाधाओं को रोकते हुए चलते हैं, नियंत्रित करते हुए चलते हैं। अब बात करेंगे मॉडलिंग नए तरीके के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, नए प्रकार के। अब इनकी बातों को समझते हैं भाई बंडूरा साहब ने क्या बोला हुआ है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम से है। उसमें इस सिद्धांत की बहुत सारी व्याख्या करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि भैया बच्चा जैसा देखेगा और जो समाज में जिस प्रकार का स्वीकृत नियम होगा उसी को सीखते जाता है। समाजीकरण कैसा हो रहा है? जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। साफ बात यह है। तो जैसा देखेगा मतलब कि स्वीकृत नियम कौन सा है। जैसे एग्जांपल मैं हमेशा क्लास में लेता हूं, आप मूवी देख करके आते हैं, ठीक, आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान देखने के बाद में एक कंसेप्ट आया कि भैया कुछ होते हैं, दमराज किलविस का रोल था, एक हमारे पास शक्तिमान का रोल था। अधिकांश बच्चे शक्तिमान बनना पसंद करते हैं, ना कि दमराज किलविस। क्यों भैया? क्योंकि उन्हें पता है कि वो स्वीकृत नहीं था। रामायण का जोर चला अभी फिलहाल में, ठीक, यहाँ हमारे पास पूरा देख सके हम यहाँ पर में। तो रामायण में क्या हुआ भाई? रावण था एक प्रकार से, एक था हमारे पास कौन सा? राम थे। अधिकांश लोग जो हैं राम के भाव को पसंद करते हैं, हनुमान जी के बंदे जैसा बनना पसंद करते हैं, लेकिन रावण जैसा बनना कम लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वीकृत नहीं था। उसे यहाँ पर में एक प्रकार से एक विलेन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो जिसे हम स्वीकृत मानते हैं उनको बच्चे कॉपी करते हैं, अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है। और जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे, मतलब इसमें क्या हुआ इनका? अनुकरण के माध्यम से बालक सीखते हैं। तो सामाजिक अधिगम में क्या कहा गया है कि बच्चे जिन व्यवहारों को देखता है उनका अनुकरण करता है और उन्हीं को सीखता है। तो अनुकरण के माध्यम से समाजीकरण होगा, ऐसे बताया गया है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आएगी। तो बालकों में सामाजिक अधिगम कैसे होगा? अनुकरण के माध्यम से होगा। किसने बोला? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। तो सामाजिक अधिगम अनुकरण के माध्यम से होगा। बंडूरा साहब, बोबोडॉल बंडूरा साहब, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बंडूरा साहब। इनकी कुछ और किताबें देखते हैं हम लोग। साइकोलॉजिकल मॉडलिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज, ये बात आती है एक इंपॉर्टेंट। मोरल डिसएंगेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। हाउ पीपल डू हार्म एंड लाइव विथ देमसेल्फ, ये किताब है इनकी। एडोलसेंट एग्रेशन नाम से किताब है इनकी, इसमें विस्तार पूर्वक बच्चों के बारे में चर्चा किया हुआ था। सोशल लर्निंग थ्योरी, ये भी हमारे पास आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम से मिलेगी एक और थ्योरी इनकी। अग्रेशन अ सोशल लर्निंग एनालिसिस, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया हुआ है, उसी मॉडल से यहाँ पे बातें आती हैं पूरी। सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है ये इनके बारे में बात करती हैं। तो ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो आप इनको देखिएगा, इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा। तो इतनी सारी बातें हमारे सामने आती हैं सामाजिक अधिगम के और बाकी सिद्धांतों के संदर्भ में। तो आपको यहां ध्यान रखना है, पहली बात है फैक्चुअल पॉइंट ही ध्यान रखना है। पहला, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? तो हम बात करेंगे बंडूरा साहब। बोबोडॉल मॉडल किसने दिया? तो बंडूरा साहब। अच्छा ठीक, अब बताइएगा आप मुझे अहम का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। दूसरा, नेक्स्ट, इड, ईगो, सुपर ईगो किसने प्रस्तुत किया? इसे आप बताएंगे साथ साथ कमेंट बॉक्स में। तो सारे सिद्धांत फटाफट देखते हैं। पहला आया सामाजिक अधिकरण। सामाजिकरण सिद्धांत में पहला आता है अहम का सिद्धांत, कूले महोदय। दुर्खिम आते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत। फिर आते हैं हमारे पास कौन से अगले देखेंगे तो नेक्स्ट व्यक्ति हैं। फटाफट इनको समझने का प्रयास करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनको, कमेंट बॉक्स में आप लोग बात बताइएगा। हरलमन का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत। ईड, ईगो, सुपर ईगो किसका हो गया हमारे पास में? तो बोलेंगे हमारे सिगमंड फ्राइड साहब है। मीड का तो हम बात करें सामाजिक वातावरण का सिद्धांत, और बंडूरा साहब सामाजिक अधिगम संबंधी अनुकरण का सिद्धांत। इतने सारे सिद्धांत थे, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, बंडूरा साहब से प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, आपको इन्हें अच्छे से याद करते हुए चलना है। मिलते हैं अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।